दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे पीआर नॉलेज सेंटर पे। तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 जो कि सामान्य विज्ञान घटना चक्र का है। ये घटना चक्र 1990 से लेके 2023 तक मतलब पूरे 33 साल का PYQ है, जिसमें RO, UPSC, PCS एंड अदर ऑल स्टेट एग्जाम जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबके जो है PYQ इंक्लूड है। आपको दिखाऊंगी कितना क्वेश्चन रिपीट होता है यहाँ पे। तो चलिए मेन नाम किया है जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि NCERT पढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ विजन का मैगजीन कराया जा रहा है और टेस्ट भी, तो उसको भी इंजॉय करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइंस में जो आज करेंगे यांत्रिकी, द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, समय, गति। तो यांत्रिकी क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। भार क्या होता है? किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। द्रव्यमान किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इस तो यहाँ पर भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? तो पृथ्वी का आकर्षण बल भार होता है, वस्तु का पदार्थ का परिमाण ये द्रव्यमान होता है। डिफरेंस देख लीजिए। दूरी एवं विस्थापन क्या होता है? प्रतिदिन की भाषा में दूरी और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिकी में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु को चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। इसलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई जो भी दूरी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, चाल एवं वेग। चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और त्वरण बराबर वेग बटे परिवर्तन बटे समय, और त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। न्यूटन के गति के नियम हैं। तो पिंड की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन का पहला नियम है, प्रथम नियम क्या है? अनुसार कोई वस्तु विरामावस्था में बनी रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के लिए बाध्य न किया जाए। उल्लेखनीय है किसी वस्तु की विरामावस्था रहने की अथवा यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसे जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से स्पष्ट है, किसी वस्तु का बाह्य बल लगने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण के उपस्थित होने से है, अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि किसी वस्तु पर अगर आप बल लगाते हैं तो वस्तु में द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण एक ही गुणनफल के बराबर होता है, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण हो जाता है। ये है द्वितीय नियम। तृतीय नियम है पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। मतलब हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। संवेग क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो ये सब है, कॉमन है, तो इनको देख लीजिए। क्वेश्चन थ्रू हम मैं आपको दिखा रहे हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है किसे कम काम करने में, और जो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। तो ये आपका ऑप्शन बी होगा। साधारण यंत्र किसी वस्तु द्वारा कम बल का प्रयोग करके ही उतनी मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? तो अगर तराजू पर बैठा है और वो गहरी सांस लेगा तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। व्यक्ति की गहरी सांस लेने से इनहेल में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो वो है आयतन।
आयतन अगर ठीक है, विस्थापन, वेग, बल, ये सब मतलब सदिश हैं और आयतन अदिश है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशि हैं, जबकि आयतन अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन। विस्थापन जो है सदिश राशि है। अभी आपने देखा समय, चाल, दूरी ये सब अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति जो है सदिश राशि नहीं है। वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ होती हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। ये बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये पाँच याद कर लीजिए, ये सदिश हैं और बाकी अदिश हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि है दाब। वे राशियाँ तो यहाँ पर उदाहरण दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी? संवेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। तो बल गुणनफल है किसका? तो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की इकाई क्या होगी? तो 6 होगी। यहाँ पर घन का आयतन आप देखते हैं होता 1 क्यूब और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 61 स्क्वायर और प्रश्नानुसार दोनों आपस में समान है, इसलिए 1 क्यूब इक्वल टू 61 का स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू 6। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है और ऊर्जा का सृजन हो सकता है, तो ये होता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? तो नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये सूर्य की ऊर्जा से नहीं होती। 2022 यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हवाओं की ऊर्जा होती है, तो हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? केवल गतिज ऊर्जा होती है, इसमें गति होती है। और वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वह है गतिज ऊर्जा। और अगला है ये एक मिनट। तो ये जो ऊष्मा से वैद्युत होता है लाउड स्पीकर, ऊष्मा से वैद्युत लाउड स्पीकर और वैद्युत से ध्वनि, सॉरी, ऊष्मा से वैद्युत सौर सेल होगा। ऊष्मा से वैद्युत, जैसे कि सनलाइट पड़ेगी तो विद्युत में कन्वर्ट होगी, तो ऊष्मा से वैद्युत होगा। और वैद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर में होगा। द्रव्यमान से ऊष्मा जो होगी नाभिकीय रिएक्टर में होगी। रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश वो कार ब्रेकिंग में होगा। अगला है, यहाँ पर दिया है ऊष्मा से वैद्युत सौर सेल, विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर, द्रव्यमान से ऊष्मा नाभिकीय रिएक्टर और रसायन से ऊष्मा एवं प्रकाश दहन से। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया। उसके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है? तो वह है जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहते हैं। ये स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किस संबंधित है? तो वह है विश्राम की स्थिति से।
ये कथन कारण है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, और यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग यच परिवर्तित नहीं होता है। तो कौन सा सही है? तो ये जो है ये सही है। एक दोनों सही है, लेकिन एक उसका पुष्टिकरण नहीं कर रहा है। 2000 आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। जी नहीं, क्योंकि सड़क बर्फ से सख्त होती नहीं। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। तो डी होगा इसमें, बर्फ से सड़क की ओर अपेक्षाकृत घर्षण कम होता है। इसलिए घर्षण अगर नहीं रहेगा तो आप में कोई बाहरी फोर्स तो लगेगा नहीं। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। भरी हुई गाड़ी भरी हुई गाड़ी कार चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत में अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो इसका क्या होगा? किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। तो ये होगा सी। ये यूपीपीसी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वह नियम किसका है? ये न्यूटन का नियम है। एक एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है? तो वह होता है पृथ्वी की घूर्णन के कारण। वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है, और इस गतिज वायु को पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती हैं, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियालिस बल कहते हैं। ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? तो वह होगा ऑप्शन डी 10 गुना। तो यहाँ पर देखेंगे व्यक्ति का द्रव्यमान यहाँ पर दिया है यम है, और द्रव्यमान यम है तथा नाव का द्रव्यमान यन है। तो नाव प्लस व्यक्ति का कूदने के समय 0 होगा, और व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग होगा यम इंटू 5 माइनस 9 एन इंटू 0.5। फिर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। आप देख रहे हैं, एक ट्रक, एक कार और मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रमशः XYZ दूरी तय कर सकेंगे। तो वहाँ एक्स बराबर वाई के बराबर होगा और वाई बराबर जेड के होगा। ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है 1996 में। तो अगला क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो ये जाएगा 2:3। यहाँ पर दिया गया है दोनों समान द्रव्यमान है अतः यम है माना गया, और पहली वस्तु का वेग v1 है और दूसरी का v2 है। पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा k1 बराबर 1/2 यम v1 स्क्वायर, और दूसरी का k2 बराबर 1/2 यम v2 स्क्वायर। तो इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि 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 पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो बॉल बेयरिंग के प्रयोग से पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। संस्पर्श क्षेत्र घटने के कारण घर्षण बल कम लगता है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो यह आर से कम होगा। ये आई से पूछा गया क्वेश्चन है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा, वो होगा क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। आईएएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या होगा? यह अंदर के पहियों से उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। तो हो जाएगा 2-3। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन, सॉरी 1-3 होगा। पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है और गेंद
रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा होता है। तो समतल जमीन पर गेंद के मध्य उपस्थित घर्षण बल गेंद की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः गेंद पर कुछ दूरी लुढ़कने के पश्चात रुक जाती है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो वह सूत्र है A=V-U/T। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है वह है अपकेंद्रण का। तो ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया? IS 1993, UPPC 2004, उत्तराखंड रोकर में 2010। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रण केंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है अपकेंद्री बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? अपकेंद्री बल है। अगला क्वेश्चन क्या है? गुरुत्व के अधीन गति। तो इसको तो मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी, हम चलेंगे सीधे क्वेश्चन पे। ये है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम ये बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया? तो वह दिया आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो वह न्यूटन ने किया। और अगला है, अंतरिक्ष के यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। और अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, इसे एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिमान होगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव से सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर सी रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है और इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है मीनार को और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वो गिर पड़ेगी। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना है उसका चौथा भाग। ये कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित रहता है। अगर कोई वस्तु को ऊपर से गिराएंगे तो उसका भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि एक पंख है, एक रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। एक पंख है, एक रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे हैं तो तीनों साथ गिरेंगे। निर्वात में प्रत्येक वस्तु एक समान त्वरण से मुक्त रूप से गिरती है। चूंकि निर्वात में वायु प्रतिरोध नहीं होगा अतः एक पंख, एक रबर गेंद और एक लकड़ी की गेंद एक ही गति से नीचे सतह पर पहुंचेगी। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेंगे। क्यों? क्योंकि हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो इसमें यह होगा कि भूमि पर ए और बी साथ पहुंचेंगे। और कथन है, चंद्रमा पर मानव का जीवन वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है और
कारण है पृथ्वी पर चंद्रमा पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो कथन एक तो सही है पर कारण गलत है क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण है, कम है। किसी पिंड का भार है भार है किसी पिंड का भार गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा और कारण पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। अगला है मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर वह पिंड का वजन होगा घट जाएगा। और गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय टी विस्थापन डी का विवरण किसमें सही दर्शित है? तो यह पहला हुआ, देख सकते हैं। एक चिकना अनंत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है जैसा कि दी गई आकृति दिखाते हैं। तो एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय क्या होगा? 1/sin1 √2h/g। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकेंड पर समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो होगा 29.4। तो यहाँ कैलकुलेशन भी दिया गया है। v=u+at, तो पूरा मान रखने पर उतना आएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे जो त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा? तो ये है, हो जाएगा वो 2% बढ़ जाएगा। तो आइए 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा 980 सेमी सेकंड स्क्वायर। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व कारण त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर है और या 9.8। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण इतना है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किलोग्राम। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अगला है, एक पृथ्वी पर अपने कक्ष में 4400 किमी प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही है? तो होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। और अगला है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण करता है? वह केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, वह अब केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व और दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह सही नहीं है आपका गुरुत्व 4 उसमें सबसे प्रबल है नहीं, क्योंकि 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण है जबकि प्रबल नाभिकीय बल और समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम है। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लोलक की कालावधि है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, तो इसका कारण है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ये यूपीएससी 2012 और 1994 में पूछा गया है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्त होगा कम हो जाएगा। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है। लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और परिणामस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होगा। दूसरा, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करेगा। ये दोनों सही हैं। और दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पहुंचता है तो उसके गति के त्वरण दोनों शून्य होते हैं, तो ये गलत है। बाकी सामान्य दोलक का दोलक आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, तो 1 to 4 सही होगा।
इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है, पढ़ लीजिए। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त तथा पथ आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल बढ़ जाता है। और पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोग्राम प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो वह क्या होगा? तो होगा ये कि वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। यदि किसी वस्तु को 8 किलोग्राम वेग से किलोमीटर वेग से अंतरिक्ष में फेंके जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह वस्तु वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर सेकेंड है प्रति सेकेंड है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके माध्य मूल वेग से कम होता है। नीचे 2 वाक्यांश दिए गए, कथन कारण देखना है। तो अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। कारण है ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो कथन कारण दोनों है, उसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार भारहीनता में। तो ये यहीं पर ख़त्म होता है। अगला क्या है? स्थूल पदार्थों के गुण। तो यहाँ पर ठोस में प्रत्यास्थ, द्रव में दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, कोशिकत्व, प्लवन, गैस में वायुमंडलीय दाब होता है। तो अगर आपने कभी साइंस पढ़ा होगा इंटर तक तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्वेश्चन थ्रू इसको रिवाइज कर लीजिए। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो उसका कारण जो है वह है, एक मिनट, उसका कारण है पृष्ठ तनाव। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण पृष्ठ तनाव है। और वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, जल में पृष्ठ तनाव, सेम क्वेश्चन। द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। तेज जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। EPBC 1994 2010 में पूछा गया है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो उसका दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता है। यदि साबुन के भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला छोटा व बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। और हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है। और एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें किस एक से अधिकतम तैर वृद्धि होगी? तो 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता? तो क्या होता? केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। सही है। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। गलत है। शाही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। सही है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अब चारों तरफ देखते हैं उन्हें पृथ्वी पर नहीं उगते देखते हैं। तो ये 1.34 सही है। तो बहुत कम भीतरी व्यास वाली कांच की नली को केशिका नली कहते हैं। जब वो केशिका नली को किसी द्रव में इस प्रकार सीधा रखते हैं कि एक सिरा द्रव की सतह के नीचे और दूसरा ऊपर, तो प्राय द्रव इस नली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यदि नली कम लंबाई की होगी तो द्रव अधिक से अधिक इसके ऊपर सिरे तक चढ़ता है, किंतु बाहर निकलकर गिरता नहीं है। द्रव का केशिका नली में इस प्रकार चढ़ना नीचे गिरना केशिकत्व कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो पौधों की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना ये नहीं है। और बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है।
पृथ्वी तनाव कारण केशिकाग्रसर होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकते हैं। एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण वायुदाब में कमी के कारण होता है। वायुदाब में कमी के कारण ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक की कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट के हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो वह तूफानी मौसम इंगित होती है। नीचे दिए हुए 4 छिद्रों में से एक फव्वारे के चित्र का ध्यान दीजिए। फव्वारे के कौन से चित्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो वो होगा पहला, नीचे। किसी फव्वारे के छिद्र से निकलने वाले जल की गति के मापन के लिए टॉर्सियरी के नियम के अनुसार V=2GH होता है। एक तल की सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखित स्थिति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका होगी। क्या होगी? ये चित्र देख सकते हैं, वो होगी ये डी वाला। ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की श्यानता घटती है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है तो वह होती है शहद की, मतलब गाढ़ापन। और यहाँ कुछ तत्वों की श्यानता दी गई है। और इनमें से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो इसमें शहद है। और ये कथन कारण है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, तो ये गलत है, परंतु आर सही है। तापमान वृद्धि के साथ किसी द्रव्य की श्यानता बढ़ने के बजाय घट जाती है तथा तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण होता है? तो यह होता है जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। अगला है शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री से पर सबसे अधिक होता है, जिसमें बर्फ की ऊपरी सतह नीचे पानी रहता है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा घनत्व। अगला क्वेश्चन है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? तो इसमें आयतन पहले घटेगा, बाद में बढ़ेगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। और बर्फ की संगलता गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, तो इसमें तीसरा सही है। वातानुकूल में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रविड़ित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, तो तीसरा केवल सही है। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री की 1 ग्राम वाष्प में 536 कैलोरी ऊष्मा होती है। पानी का अपेक्षित घनत्व तो सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होगा, किस पर? तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये 1992 में पूछा गया RS में क्वेश्चन है। अधिकांशतः द्रवों को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का व्यवहार 4 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक आयतन घटता है और एक घनत्व बढ़ता है। अतः 4 डिग्री पर पानी का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिक होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये BPSC 1999 में पूछा है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री पर संपीड़न मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः आयतन प्राप्त किया जा सके? तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब में सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की समान संख्या समान होगी? तो वो होगी ओवोगाद्रो का नियम। तो ओवोगाद्रो का नियम यहाँ पर है। ओवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन की कणों और अणुओं की संख्या समान होती है। दूसरे शब्दों में जब ताप और दाब नियतांक हो
तब किसी गैस का आयतन उस गैस में मोलों की संख्या के अनुपाती होता है। निम्न में से किन परिस्थितियों में कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी? तो वह बढ़ेगी जब कंटेनर का आयतन बढ़ेगा और कंटेनर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर। तो कंटेनर के अंदर हवा का दबाव बढ़ने से, कंटेनर के आकार में बिना बदलाव किए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने पे। तो डी होगा, क्योंकि गैसों का कोई निश्चित आयतन या आकार नहीं होता है, उसे जितना भी स्थान उपलब्ध होगा उसे घेर लेता है। अतः कंटेनर का आयतन बढ़ाने और कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव होने पर कंटेनर में भारी कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। कथन है, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। इसमें जो है ए सही है, आर गलत है, क्योंकि लोहे का गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि पारद का अपेक्षित घनत्व लोहे की अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे से कम। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तथा पारे से कम है, इसलिए। अगला है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसलिए। और जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर हो जा गई है। तो एक भारी गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार होगा 0। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम घनत्व होता है। और समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर होता है? तो 1/9 भाग। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैरता है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो उतना ही होगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तब यह होगा कि हाँ, ऊपर यहाँ स्तर नहीं बदलेगा। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है, क्योंकि वो समुद्री जल नमकीन होता है। और एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो होता है हाइड्रोजन में। और जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, और सागर के जल का घनत्व नदी के जल घनत्व से अधिक होता है। तो कथन कारण दोनों सही है। तो ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।